हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और बच्चों, ये चैप्टर हमने जाना है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा गया है। दो अलग अलग राइटर के कुछ एक्सपीरियंस हमने इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने एक राइटर है जितकला सा, उनका एक्सपीरियंस पढ़ा था। और अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं बामा का एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के कुछ पार्ट वो हमसे शेयर कर रही हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने जाना था कि जब वो एक छोटी बच्ची थी, स्कूल जाया करती थी, तब वो उनका जो स्कूल से घर तक का डिस्टेंस था वो बहुत पास में था, 10 मिनट का ही वो डिस्टेंस था। लेकिन रास्ते में एक बाजार आया करता था और वो डेली घर जाते समय बाजार में चली जाया करती थी, अलग अलग शॉप्स के सामने खड़ी हो जाती थी। खूब सारी परफॉर्मेंस वहाँ हुआ करती थी, कभी मंकी का शो हो रहा है, कभी स्नेक्स का शो हो रहा है, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे उनको मिला करते थे। और वो सब चीज़ें उन्हें इतनी टेम्पटिंग लगा करती थी कि वो उन्हें देखती रह जाती थी। इसी में टाइम निकल जाता था और उन्हें घर पहुंचने में कभी कभी तो 60 मिनट्स भी लग जाया करते थे। तो इसी तरह से वो शेयर कर रही थी कि एक दिन जब वो अपने घर जा रही थी, इसी तरह से बाजार में घूमते घूमते, और जब वो अपने घर की जो उनकी गली थी, स्ट्रीट थी, उसके जब वो कॉर्नर तक पहुंच गई थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके गाँव का जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, वो आराम से बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, किस तरह से जो राइटर की कम्युनिटी के लोग हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम जान पाते हैं कि जो राइटर है वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जिसे कि कास्ट सिस्टम में लोअर माना जाता था, तो लोअर कास्ट से ये बिलोंग करती थी। तो इसीलिए जो इनके कम्युनिटी के लोग थे, ये काम कर रहे थे लैंडलॉर्ड के यहाँ पे, तो ये उनको देखने के लिए रुक जाती हैं। तो बच्चों, आगे अब क्या होता है, ये क्या देखती हैं, क्या एक्सपीरियंस करती हैं, हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Just then, an elder of our street came along from the direction of the बाजार। तो बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था कि राइटर अपने स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुक जाती हैं और देख रही थी कि किस तरह से जो कैटल है उन्हें पेयर में घुमाया जा रहा है, राउंड एंड राउंड वो चल रहे हैं, और जो ग्रेन है वो स्ट्रॉ से अलग होता जा रहा है। ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, खड़ी होकर वो सब देखती रहती हैं। उसी समय क्या देखती हैं, ये इन्हीं की गली में रहने वाले एक एल्डर, एक बड़ी एज के एक व्यक्ति थे, वो उनको दिखाई दिए, जो कि कहाँ से आ रहे थे, डायरेक्शन ऑफ द बाजार, वो बाजार की डायरेक्शन से आ रहे थे, यानी कि बाजार की तरफ से वो वहाँ पर आ रहे थे। तो बच्चों, वो जो एल्डर थे, वो जो व्यक्ति थे, वो इन्हीं की स्ट्रीट में रहने वाले थे, तो इसका मतलब है कि वो इन्हीं की कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो बच्चों, उस समय कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवेल था इंडिया में कि जो लोअर कास्ट है उनके रहने की जगह अलग हुआ करती थी, उनके घर अपर कास्ट के लोगों के साथ में नहीं हुआ करते थे, उनका एरिया बिल्कुल अलग होता था। तो ये जो व्यक्ति था, जो इस राइटर को उस समय दिखाई दिया था, तो ये इन्हीं की स्ट्रीट में रहता था, यानी कि ये भी इन्हीं की कम्युनिटी को बिलोंग करता था, और वह बाजार की डायरेक्शन से, बाजार की तरफ से वहाँ आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। आगे वो कह रही हैं कि वो जो एल्डर व्यक्ति था, वो जो बड़ी उम्र का व्यक्ति था, वो जिस तरीके से चल रहा था, उसके चलने के तरीकों को देखकर राइटर को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, और वो इतना जोर से हंसना चाहती थी कि वो हंस के डबल अप होना चाहती थी। बच्चों, डबल अप का मतलब क्या है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। जब हमें किसी बात पे बहुत जोर से हंसी आती है, जब हम बहुत जोर से हंसते हैं, तो हंसते हंसते हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं। तो बैंड होने से हमारी बॉडी क्या होती है, डबल हो जाती है। तो इसी तरह से वो जो राइटर हैं, वो इतना जोर से हंसना चाहती थी कि वो अपनी बॉडी को बैंड कर लेना चाहती थी। इस तरह से वो बहुत जोर से, उनको हंसी आई उस व्यक्ति को देखकर। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। तो ऐसा क्या देखा राइटर ने कि वो इतनी जोर से हंसना चाहती थी। तो कह रही हैं कि मैं बहुत जोर से, श्रीक विथ लाफ्टर यानी चिल्ला के हंसना चाहती थी, बहुत जोर की आवाज़ करके मैं हंसना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने देखा कि वो इतने बड़े व्यक्ति थे और वो क्या कर रहे थे, एक छोटे से पैकेट को उन्होंने कैरी कर रखा था, अपने हाथ में उन्होंने उठा रखा था, उस फैशन में, उस तरीके से, यानी कि वो व्यक्ति बाजार से आ रहे थे
और उनके हाथ में एक छोटा-सा पैकेट था। तो राइटर कह रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वो पैकेट अपने हाथ में कैरी कर रखा था, पकड़ रखा था, वो तरीका मुझे इतना फ़नी लग रहा था कि मुझे इतनी ज़ोर से हँसी आई। मैं चाहती थी कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के हँसूँ और हँसते-हँसते मैं बैंड हो जाऊँ, इतनी ज़ोर से मैं हँसना चाहती थी। I guessed there was something like vadais or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil। आगे वो कह रही हैं कि जो पैकेट उस एल्डर मैन के हाथ में था, उस पैकेट के अंदर क्या हो सकता था, तो ये गैस कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने गैस किया, मैंने अनुमान लगाया कि इस पैकेट के अंदर या तो वदाई होंगी या फिर ग्रीन बनाना की भाजी होंगी। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं वदाई क्या होती हैं। ये साउथ इंडियन डिश होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्नैक है। तो उसको राइटर को लगा कि इस जो पैकेट है इसके अंदर या तो इस तरह की वदाई होंगी या फिर ग्रीन बनाना से बनी हुई भाजी होगी। और ऐसा उन्होंने गैस क्यों किया? क्योंकि वो जो रैपिंग पेपर था, यानी कि वो जो पेपर जिसको यूज़ किया गया था रैप करने के लिए, यानी कि जिस पेपर के अंदर वो सामान था, वो पेपर क्या हो चुका था, उस पे ऑयल के स्टेन लग चुके थे, उस पे ऑयल के निशान लग चुके थे, यानी कि जो पेपर था उस पेपर तक ऑयल आ चुका था। तो राइटर ने गैस किया कि इसके अंदर कोई ऑयली चीज़ होगी, कोई स्नैक्स ही होंगे इसके अंदर। तो उनको लगा कि इसके अंदर या तो वदाई है जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर डिश है साउथ इंडिया में, या फिर उनको लगा कि इसके अंदर ग्रीन बनाना की भाजी है, क्योंकि जो आउटर पेपर था, जो रैपिंग पेपर था, वो पूरा ऑयली हो चुका था, उस पर ऑयल के निशान आ चुके थे। तो राइटर ने गैस किया कि इसके अंदर कोई ऑयली चीज़ होगी, कोई स्नैक्स होगा, कोई फ्राइड आइटम इसके अंदर होगा। He came along holding out the packet by its string without touching it। और वो क्या तरीका था, जिस तरीके को देखकर राइटर को इतनी हंसी आई थी। तो उन्होंने उस पैकेट को कैसे उठा रखा था, उन एल्डर व्यक्ति ने, उन्होंने उस पैकेट को होल्ड कर रखा था। कैसे? उसके स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों? जैसे सपोज ये एक पैकेट है, तो पैकेट के ऊपर जो पकड़ने की जो थैली होती है, ये जो थैली है, इसको पकड़ने का जो हैंडल होता है, जो स्ट्रिंग होती है, तो उस व्यक्ति ने स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, बिल्कुल भी पैकेट को नहीं टच किया। उसकी जो स्ट्रिंग थी ऊपर से, वो उसने होल्ड कर रखी थी विदाउट टचिंग इट। और उन्होंने इस तरह से पकड़ रखा था कि कहीं से भी वो पैकेट टच ना हो जाए। इस तरह से उन्होंने ऊपर से उस पैकेट के स्ट्रिंग्स को पकड़ रखा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वदाइस फेल आउट। आगे वो कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि इन्होंने कितने अजीब तरीके से पकड़ रखा है, ऊपर से ओनली स्ट्रिंग्स को इन्होंने पकड़ रखा है, तो वो कह रही हैं कि फिर मैं अपने आप में, अपने मन में मैं सोच रही थी कि अगर ये इस तरीके से पैकेट को पकड़ेंगे तो क्या ये पैकेट अनडन नहीं हो जाएगा, क्या ये पैकेट खुल नहीं जाएगा, और जो इसके अंदर वदाइस हैं, क्या वो वदाइस फॉल आउट, नीचे नहीं गिर जाएंगी। यानी कि राइटर कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि वो जो इतने बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, उन्होंने उस पैकेट को बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था, सिर्फ ऊपर से उसकी स्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी हुई थी, पैकेट को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे तेरे का इतना फनी लगा, इतना अजीब लगा, और मुझे लगा कि इन्होंने जब ऐसे पकड़ा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैकेट नीचे से खुल जाए, नीचे से फट जाए, और जो अंदर सामान है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वदाई लग रहा था राइटर को, तो उनको लगा कि अंदर जो वदाई है कहीं वो गिर ना जाए, पैकेट नीचे से ना खुल जाए, नीचे से फट ना जाए, और अंदर का सामान बाहर ना गिर जाए। The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand। अब वो जो एल्डर व्यक्ति हैं, जो बाजार से आ रहे थे, अब वो वहाँ पहुँच जाते हैं चलते चलते। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँच के वो सीधे जाते हैं लैंडलॉर्ड के पास, जहाँ लैंडलॉर्ड बैठे हुए थे, वहाँ वो जाते हैं। लैंडलॉर्ड के पास जाके वो क्या करते हैं, बोर्ड लो, नीचे झुक जाते हैं, और जो पैकेट उनके हाथ में था, उस पैकेट को वो एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसकी तरफ? लैंडलॉर्ड की तरफ। तो बाजार से ये लैंडलॉर्ड के लिए कुछ लाए थे, लैंडलॉर्ड ने इनको भेजा था कुछ लाने के लिए, तो बाजार से ये लेने गए थे, और जब ये आ गए हैं तो ये बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट कि नीचे झुक के उनको एक तरह से ग्रीट करते हैं, और उनके हाथ में जो पैकेट होता है उसे वो लैंडलॉर्ड की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड। अब वो क्या कर रहे हैं,
जिस हाथ से उन्होंने वो स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, उस पैकेट की जो ऊपर की स्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी हुई है, उस हाथ के नीचे वो क्या करते हैं, दूसरे हाथ का यूज़ करते हैं कपिंग करने के लिए। कपिंग बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं, जब अपने हम हाथ को इस पोस्चर में हम करते हैं, इसे कहते हैं कपिंग द हैंड। तो अब उन्हें भी लग रहा है कि कहीं इसका सामान गिर ना जाए, और एक तरह से रेस्पेक्ट शो करने के लिए वो पैकेट को नहीं टच करते, बल्कि पैकेट के नीचे अपने हाथ को इस तरह से कप की तरह वो बना लेते हैं। इस पोजीशन में वो बना के उस पैकेट को लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। The landlord opened the parcel and began to eat the वदाइस। तो अब वो पैकेट लैंडलॉर्ड ले लेते हैं, उस पैकेट को वो खोलते हैं और सच में उसके अंदर वदाई ही निकलती है। तो राइटर का गैस बिल्कुल सही था, उस पैकेट के अंदर एक्चुअल में वदाई ही थी। तो लैंडलॉर्ड ने पैकेट खोला और उन्होंने उसके अंदर जो वदाइस थी उनको खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। अब राइटर बहुत देर से वहाँ खड़ी थी, ये सब उन्होंने देखा। पहले तो वो देख रही थी कि किस तरह से कैटल हैं वो चल रहे हैं, कितना हार्डवर्क उनकी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, और जब ये एल्डर व्यक्ति आ रहे थे ये उन्होंने देखा। लैंडलॉर्ड ने जब वदाई खानी स्टार्ट करी वो उन्होंने देखा, और जब उनको लगा कि अब बहुत देर हो गई है तो फाइनली वो अपने घर चली जाती हैं। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। और जब ये घर पहुँचती हैं तो घर पे इनके जो बड़े भाई थे वो भी उस समय घर पे थे। I told him the story in all its comic detail। अब घर जाते ही जब इनको अपने बड़े भाई वहाँ मिलते हैं तो ये अपने बड़े भाई को सारी स्टोरी सुनाती हैं, यानी कि पूरी बात बताती हैं कि कैसे मैंने देखा कि वो एल्डर व्यक्ति इतने अजीब तरीके से, इतने फ़नी वे में उन्होंने उस पैकेट को पकड़ा हुआ था, उसको वो लेकर आ रहे थे। तो सारी स्टोरी बताती हैं, उसके अंदर जो जो उन्हें फ़नी लग रहा था वो एक एक डिटेल वो देती हैं, एक एक बात वो अपने बड़े भाई को बताती हैं, सारी कहानी उन्हें सुनाती हैं। I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel। और जब वो अपने भाई को सारी स्टोरी बता रही थी, सारी बातें डिटेल में सुना रही थी, तब उनको सुनाते सुनाते भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा हंसी के साथ वो सारी बातें बता रही थी, क्योंकि अभी भी उन्हें वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि किस तरह से वो जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब वो एज में भी बड़े हैं, एल्डर हैं, और वैसे भी वो काफ़ी बिग मैन थे, काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी टॉल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो उन्होंने किस तरह से उस पार्सल को कैरी कर रखा था, किस तरह से उन्होंने उस पैकेट को केवल ऊपर की स्ट्रिंग पकड़ के उसको कैरी किया था, ये बात उन्हें अभी भी बहुत फ़नी लग रही थी। तो बहुत हंसी के साथ वो सारी कहानी अपने भाई को सुनाती हैं। बट अनान वॉज नॉट अम्यूज्ड। तो उन्होंने जब सारी बात अपने भाई को बताई और इतना हंस हंस के बताई, तो उन्हें लग रहा था एक सारी कहानी सुन के उनके भाई भी हंसेंगे, उनको भी ये चीज़ें इतनी ही फ़नी लगेंगी। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे, अनान कहते हैं बिग ब्रदर्स को, तो उनके जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल भी अम्यूज़ नहीं होते, वो बिल्कुल भी उनको ये चीज़ फ़नी नहीं लगती, वो इस चीज़ को सुन के हैप्पी नहीं थे, उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अनान टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी when he carried the package like that। और जब राइटर ने पूछा होगा अपने भाई से कि इतनी फ़नी चीज़ है, मैं इतना हंस रही हूँ, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही, तो जो राइटर के बड़े भाई थे वो राइटर को बताते हैं कि वो जो एल्डर व्यक्ति था उसने जब पैकेट को इस तरीके से उठा रखा था तो इसमें कुछ फ़नी बात नहीं थी, यानी कि उन्होंने फ़न के लिए या फ़नी दिखने के लिए पैकेट को इस तरह से नहीं उठाया था। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not टच अस। तो उनके भाई जो एक्चुअल रीज़न था कि क्यों उन एल्डर व्यक्ति ने पैकेट को केवल स्ट्रिंग से उठा रखा था, पैकेट को बिल्कुल टच नहीं कर रहे थे, और जब वो पैकेट उन्होंने लैंडलॉर्ड की तरफ एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, तब भी इस तरीके से बढ़ाया था कि दूसरा हाथ उन्होंने पैकेट के नीचे रखा था, पैकेट को बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो ये उन्होंने क्यों किया था, इसका रियल रीज़न राइटर के बड़े भाई उन्हें समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति थे वो फ़नी बनने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो उस तरह से पकड़ के फ़नी लग रहे हैं या कुछ अलग वो करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पैकेट को ऐसे नहीं पकड़ा था, बल्कि जो रियल रीज़न था वो क्या था, तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि जो बाकी व्यक्ति हैं वहाँ पे वो ये मानते हैं कि वो अपर कास्ट हैं, यानी कि जो दूसरे कास्ट के व्यक्ति हैं जिसमें लैंडलॉर्ड भी शामिल हैं, तो वो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि हम लोगों को उन्हें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी कास्ट उनसे लोअर समझी जाती
जाती है, हम नीचे जाति के समझे जाते हैं, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, और वो ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने हमें टच कर लिया, गलती से भी हमने उनकी किसी चीज़ को अगर टच कर लिया, तो वो सब क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। हम सब ने सुना है ना कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इस तरह की बातें की जाती थी। तो उन्होंने कहा, बड़े भाई ने राइटर को समझाते हुए कहा कि ऐसा इसलिए था कि हम जो है वो लोअर कास्ट के समझे जाते हैं, और वो वदाइज लैंडलॉर्ड के लिए लाई जा रही थी जो कि अपने आप को अपर कास्ट का समझते हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति ने वो इस पेपर जो पैकेज था वो इस तरीके से पकड़ा हुआ था, उसकी ओनली स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, ताकि जो पैकेज है उसे वो टच ना कर दे, क्योंकि अगर वो टच कर लेते तो जो लैंडलॉर्ड है वो शायद वो वदाइज खाते भी नहीं, वो फिर उनको हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि वो ऐसा मानते कि क्योंकि इस व्यक्ति ने टच कर दिया है, लोअर कास्ट के व्यक्ति ने इसे टच कर दिया है, तो इससे अब मैं नहीं खा सकता, ये वदाइज अब खराब हो गई हैं, पॉल्यूटेड हो गई हैं, ऐसा माना जाता था। यही रीज़न था कि वो व्यक्ति ने पैकेज को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि कहीं से भी वो टच ना हो जाए, कहीं से भी उनका हाथ उस पैकेज को टच ना कर दे। That's why he had to carry the package by its string। तो उनके भाई ने एक्चुअल रीज़न समझाते हुए कहा कि यही कारण था कि उन्होंने उस पैकेज को सिर्फ उसके स्ट्रिंग से पकड़ा था, इतना केयरफुली पकड़ा था कि कहीं से भी उनका हाथ पैकेज को टच ना कर जाए, सिर्फ उन्होंने स्ट्रिंग से उसको पकड़ा हुआ था। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad। राइटर कह रही हैं कि जब मेरे सामने ये सच्चाई आई, जब मुझे एक्चुअल रीज़न पता चला कि क्या ये रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ, तो जब मुझे ये पता चला तो राइटर कह रही हैं कि अब मैं और ज़्यादा हंसना नहीं चाहती थी। तब तक तो राइटर को ये बहुत फ़नी लग रहा था कि किस तरह से वो चल रहे हैं, किस तरह से वो कैरी कर रहे हैं उस पैकेट को, लेकिन जब उन्हें एक्चुअल रीज़न पता चला तो राइटर कह रही हैं कि अब मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, बल्कि हंसने की बजाय अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। टेरिबली यानी बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था। अब मुझे एक्चुअल रीज़न समझ आ चुका था और इसलिए ये जानने के बाद अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper। तो राइटर कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सिस्टम है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग अपर कास्ट, कुछ लोग लोअर कास्ट के कैसे हो गए और आपस में वो अब एक दूसरे को इस तरह से, एक दूसरे के साथ इस तरह का बिहेव वो कैसे कर सकते हैं। तो राइटर कह रही हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग कैसे ये बात मान सकते हैं कि अगर हम में से किसी ने उस पैकेज को टच कर लिया अपने हाथों से तो जो अंदर वदाई हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी किसके बावजूद कि जो वदाई हैं वो पहले तो कैसे रैप की गई हैं, एक बनाना लीफ में रैप की गई हैं। तो बच्चों, हम सबको पता है साउथ इंडिया में खाना खाने में भी बनाना लीफ का यूज़ होता है और हर खाने का जो सामान होता है उसको बनाना लीफ में ही रैप किया जाता है। तो वो जो वदाइस थी उनको भी सबसे पहले एक बनाना लीफ में रैप किया गया था और फिर उस बनाना लीफ को पार्सल किया गया था एक पेपर में से। तो राइटर कहना चाह रही हैं कि अगर हम में से कोई व्यक्ति उस पैकेट को अगर टच कर लेगा तो वदाइस कैसे ख़राब हो सकती हैं, वो वदाई जो कि पहले तो एक बनाना लीफ में रैप की गई हैं और उसके ऊपर से एक पेपर भी रैप किया गया है। तो जो दो दो लेयर के अंदर वदाई हैं वो कैसे ख़राब हो जाएंगी, कैसे वो पोल्यूट हो जाएंगी अगर हम में से कोई उसे टच कर लेगा। I felt so provoked and angry that I wanted to touch those raised vadais myself straight away। तो राइटर कह रही हैं कि ये सुनने के बाद, एक्चुअल रीज़न जानने के बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो राइटर कह रही हैं कि मैं इतना ज़्यादा एंग्री फील कर रही थी और प्रोवोक्ड फील कर रही थी। प्रोवोक कहते हैं किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। तो राइटर कह रही हैं कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं कुछ भी उस समय करना चाहती थी अपने गुस्से के में चलते हुए। तो मैं चाहती थी कि मैं जाके उन रेस्ट वदाई को टच करूं। तब राइटर को वो वदाई भी कैसी लग रही थी, रेस्ट कहते हैं बेकार, इविल। तो राइटर कह रही है कि वो वदाई भी मुझे बिल्कुल इविल लग रही थी, बिल्कुल बेकार लग रही थी और मैं चाहती थी कि अगर वो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे टच करने से वदाई पॉल्यूट हो जाएंगी, वो वदाई को खा नहीं पाएंगे, तो उस समय मैं इतनी प्रोवोक हो गई थी अपने गुस्से के कारण कि मैं चाहती थी कि मैं अभी के अभी जाऊं और उन बेकार वदाई को मैं अपने हाथों
हाथों से टच करूं। तो वो चाहती थी कि मैं अभी के अभी सीधे जाऊं, उस लैंडलॉर्ड के पास जाऊं और वो बदाई मैं अपने हाथों से टच करके उनको बताऊं कि देखो मैंने टच किया है, ये कैसे पोल्यूट हो गई, क्या हो गया, आप लोग ऐसा कैसे मान सकते हो, आप इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार आप कैसे कर सकते हो। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered। तो बाद में जब राइटर ने बहुत सोचा, थोड़ा उनका गुस्सा कूल डाउन होता है और फिर वो पूरे सारे सिस्टम को समझती हैं कि सोसाइटी में किस किस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, तो बाद में वो बहुत सोचती हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि हम जो लोग हैं, हम यानी जो उनके कम्युनिटी के जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो ऐसे काम करते ही क्यों हैं, वो अपर कास्ट के लोगों के लिए कोई सामान लेकर आते ही क्यों हैं। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड ये चाहता है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना, बधाई तो लेकर आओ लेकिन पैकेट को बिल्कुल टच मत करना, अगर उसकी ये कंडीशन है तो ऐसे में हमारी कम्युनिटी के लोग मना ही क्यों नहीं कर देते कि फिर हम नहीं ला रहे, वो जाते ही क्यों है इस तरह के काम करने के लिए। वो जो व्यक्ति थे, एल्डर व्यक्ति, वो लैंडलॉर्ड के लिए बधाई लेने के लिए गए ही क्यों। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth। तो राइटर कह रही हैं कि ये चीज़ कितनी अजीब है कि हमारी सोसाइटी के जो इतने इम्पॉर्टेंट एल्डर हैं, यानी कि वो इतनी एज वाले, इतनी बड़ी एज वाले व्यक्ति हैं, हमारे लिए वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतने रेस्पेक्टफुल हैं वो हमारे लिए, लेकिन उन अपर कास्ट के लोगों के लिए वो क्या है, मतलब हमारी सोसाइटी में तो उनका इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट है क्योंकि वो उनकी एज इतनी ज़्यादा है, तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हम रहते हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड उनके साथ कैसे बिहेव करता है, लैंडलॉर्ड के सामने उन्हें तो बहुत ज़्यादा मीकली कहते हैं, बिल्कुल चुपचाप या बिल्कुल वीकली, बिना कुछ बोले उन्हें जाना पड़ता है उन शॉप तक जहाँ पे भी लैंडलॉर्ड उन्हें भेजते हैं कि जाके ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो वहाँ तक उन्हें बिल्कुल चुपचाप जाना पड़ता है और जाके उन्हें वो सारे स्नैक्स लाने पड़ते हैं, जो भी लैंडलॉर्ड को चाहिए, जो बधाई चाहिए या जो भी स्नैक्स चाहिए वो लाने पड़ते हैं और लाने के बाद वो लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। कैसे, रेवरेंटली, यानी बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ, और रेस्पेक्ट भी कितनी कि उन्हें बो यानी बिल्कुल नीचे झुकना पड़ता है रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, और बिल्कुल श्रिंक होते हुए, श्रिंक यानी बिल्कुल सिकुड़ कर का वही मतलब है बिल्कुल अपने आप को सबमिट कर दिया, जैसे उन्होंने बिल्कुल लैंडलॉर्ड के पैरों में एक तरह से गिर के झुक के उन्हें वो बधाई उनको देनी पड़ती है, और वो बधाई उस व्यक्ति को देनी पड़ती है जो कि वहाँ पे सिर्फ बैठा है और बैठ के उस सारे बधाई को वो अपने मुंह में स्टफ कर लेता है, भर लेता है। तो राइटर कह रही हैं कि अगर वो लैंडलॉर्ड अपने आप को इतना ही अपर कास्ट का व्यक्ति समझता है तो वो भेजता ही क्यों है हमारे कम्युनिटी के लोगों को, और हमारे कम्युनिटी के लोग क्यों जाते हैं इस तरह के काम करने के लिए। वो चुपचाप जा रहे हैं, बधाई लेके आ रहे हैं, लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, और वो लैंडलॉर्ड अपने मुंह में वहाँ पर बैठा हुआ अपने मुंह में वो बधाई रख रहा है, चुपचाप बैठ के वहाँ पे खा रहा है, तो हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसा काम करते ही क्यों हैं। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी। राइटर कह रही हैं कि जब ये विचार मेरे मन में आया कि हमारी सोसाइटी के लोग जो कि इतने बड़ी एज के हो चुके हैं, जो इतने रेस्पेक्टफुल हैं हमारे लिए, लेकिन लैंडलॉर्ड उनके साथ में कैसा व्यवहार करता है, उन्हें लैंडलॉर्ड के सामने झुकना पड़ता है, चुपचाप वो लैंडलॉर्ड का हर ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये विचार जब मेरे मन में आया तो इस विचार ने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरेट कर दिया, गुस्सा दिला दिया। तो राइटर कह रही हैं कि मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था इस सिस्टम के बारे में सोच के कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से उन्हें वो ट्रीट करते हैं। How was it that these fellows thought so much of themselves? तो राइटर कह रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया था कि ये जो लोग हैं, these fellows यानी कि ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है उनके मन में हमारे लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करते हैं। तो ये चीज़ कितनी गलत है। Because they had scraped 4 coins together, did that mean they must lose all human feelings? तो राइटर कह रही हैं कि सिर्फ इस रीज़न से कि उन्होंने scraped 4 coins यानी उन्होंने 4 पैसे कमा लिए हैं, वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास मनी है, हमसे ज़्यादा रुपए पैसे उन्होंने कमाए हैं, क्या सिर्फ इस रीज़न से उनके अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग्स नहीं बचेंगी हमारे लिए? यानी कि राइटर कह रही हैं कि वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये
रीज़न काफ़ी है इस बात के लिए कि वो अपने सारे इमोशंस खो दें, सारी फीलिंग्स वो खो दें और हमारे साथ वो इस तरह का व्यवहार करें सिर्फ इस रीज़न से कि उन्होंने 4 पैसे हमसे ज़्यादा कमाए हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो फाइनली राइटर के मन में ये विचार आ ही जाता है कि हम भी इंसान हैं। हो सकता है वो हमसे ऊपर वाली जाति के हों, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा अमीर हों, लेकिन हम भी इंसान हैं। कास्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पैसे कम पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी ह्यूमन बींग्स है और हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। आर पीपल शुड नेवर रन दिस पिटी एरेंड्स फॉर दिस फेलोज। तो उन्हें लगता है कि हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए। ये जो पेटी कहते हैं, जो कम इम्पोर्टेंस के जो काम हैं और जिस काम के लिए जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें भेज देते हैं कि जाके बाजार में ये करो, ये लेके आओ। तो ये जो काम है लैंडलॉर्ड के, जिसके लिए कहीं जाना होता है, कुछ लाना होता है, तो ये काम हमारी सोसाइटी के लोगों को करना ही नहीं चाहिए। We should work in their fields, take home our wages and leave it at that। राइटर सोच रही हैं कि हमें तो सिर्फ क्या करना चाहिए, हम सिर्फ उनके खेतों में काम करते हैं, तो हमारा काम है सिर्फ उनके खेतों में काम करना और बाद में जो हमें वेजेस मिलते हैं, जो हमें वेतन मिलता है काम करने के बदले, वो वेतन हमें लेना चाहिए, अपने घर आ जाना चाहिए और यहीं तक काम बिल्कुल लिमिटेड रखना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो राइटर कह रही हैं कि हम उनके खेतों में काम करते हैं, बदले में वो हमें सैलरी देते हैं, रुपए देते हैं, तो यहीं तक ये रहना चाहिए। वो हमारे व्यक्तियों को क्यों भेजते हैं अपने पर्सनल काम करवाने के लिए कि बाजार से बधाई लेके आओ, ये काम करो, वो काम करो, तो ये काम वो क्यों बोलते हैं और हमारी सोसाइटी के लोग ये सब काम क्यों करते हैं? उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ खेतों में काम करना चाहिए और बदले में सैलरी लेनी चाहिए। सिर्फ यहीं तक इस चीज़ को रखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays। आगे राइटर कह रही हैं कि उनके जो बड़े भाई थे वो पढ़ाई बाहर किया करते थे, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते थे और जब उनकी छुट्टियां हो गई थी, हॉलीडेज़ हो गए थे, तो हॉलीडेज़ के लिए वो अपने घर आए हुए थे। He would often go to the library in a neighboring village in order to borrow books। तो ये बहुत हायर स्टडी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और हॉलीडेज़ के लिए अपने गांव आए हुए थे, तो कई बार इन्हें कुछ कुछ बुक्स की ज़रूरत हुआ करती थी। तो बुक्स को बोरो करने के लिए ये जो पास वाला गांव था, जो नेबरिंग विलेज था, वहाँ पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो उस लाइब्रेरी में जाया करती थी कोई कोई बुक्स को बोरो करने के लिए। जिस बुक्स की इन्हें ज़रूरत हुआ करती थी वो बुक्स वो लाइब्रेरी से लेके आया करते थे। He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank। ऐसे ही एक दिन वो नेबरिंग विलेज गए हुए थे, लाइब्रेरी गए थे, वहाँ पे कुछ बुक्स इनको बोरो करनी थी, तो ये वहाँ गए थे और वापस वो अपने घर एक दिन लौट रहे थे। और वो कहाँ से लौट रहे थे? जो इरिगेशन टैंक था, इरिगेशन कहते हैं बच्चों सिंचाई, तो जो खेत होते हैं, खेतों में पानी कहाँ से आता है? तो जो पानी के बड़े बड़े टैंक बने हुए होते हैं, जिस पानी का यूज़ किया जाता है खेतों में पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए, तो इस तरह से जो बड़े बड़े टैंक बने हुए थे, उन टैंक के किनारे किनारे ये अपने घर आ रहे थे एक दिन। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। तभी क्या होता है, अचानक से जो जमींदार के लोग थे गांव में, तो उनमें से एक व्यक्ति अचानक से राइटर के बड़े भाई के पीछे आके खड़ा हो जाता है। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर एंड सो ही आस्क्ड। तो जब उस लैंडलॉर्ड के व्यक्ति ने राइटर के बड़े भाई को देखा ध्यान से, तो उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर लग रहा है। अनफैमिलियर कहते हैं बच्चों जो हमारे लिए अनजान है, जो हमारे लिए अपरिचित है। मतलब ये कि जो राइटर के बड़े भाई हैं, ये गांव से बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे, तो ये गांव में कम आते थे, कम रहा करते थे, तो गांव के लोग इन्हें इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे इनसे, इनके फेस से। तो जब लैंडलॉर्ड के व्यक्ति ने देखा तो उनको लगा कि ये कोई अनजान है, ये कोई अपरिचित है, और इसीलिए उसने राइटर के बड़े भाई से पूछा, Who are you अप्पा? What's your name? उसने पूछा, अप्पा आप कौन हो, आपका क्या नाम है? अन्नान told him his name। तो अन्नान ने अपना नाम बताया। Immediately the other man asked। तो अन्नान का नाम सुनते ही, यानी कि जब अन्नान ने अपना पूरा नाम बताया, अपना नाम बताया होगा, अपना सरनेम बताया होगा, तो जब उन्होंने अपना पूरा नाम बताया तो नाम सुनते ही अब वो जो व्यक्ति था, जमींदार का व्यक्ति, उसने क्या पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? उसने पूछा, थाम्बी आप कौन सी
सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू। और ये पूछने का पॉइंट क्या था, ये पूछने का पर्पस क्या था कि राइटर के भाई कौन सी गली में रहते थे। तो पर्पस ये था कि अगर उन्हें पता होता कि वो कौन से स्ट्रीट में रहते हैं तो उन्हें ये भी पता होता कि उनकी कास्ट क्या है। यानी कि जब राइटर के बड़े भाई ने अपना पूरा नाम बताया अपने सरनेम के साथ, तो उनको समझ आ गया कि ये लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन सी गली में रहते हो, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि कौन सी गली में रहते हैं तो उन्हें पता होता एग्जैक्टली कि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी बातें राइटर के बड़े भाई ने राइटर को बताई थी कि हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में ये कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा है। हमारे रहने का एरिया तक अलग है, हम अपर कास्ट के लोगों के साथ रह नहीं सकते, उनके घरों के आसपास हम अपना घर नहीं बना सकते, हमारे रहने की जगह अलग है, हम सारे रिसोर्सेज अलग यूज़ करते हैं। जो कुआं अपर कास्ट के लोगों के लिए है हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे लिए सारे रिसोर्सेज भी अलग किए हुए हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये सारी बातें राइटर को पता चलती हैं उनके बड़े भाई से। एंड ही एडेड, तो सारी बातें समझाने के बाद राइटर के बड़े भाई राइटर को एक और बात समझाते हैं। बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। वो कहते हैं कि सिर्फ इस रीज़न से कि हमारा जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है, इस समुदाय में हुआ है, इस कास्ट में हुआ है, यानी कि हमारा जन्म एक लो कास्ट में हुआ है, हम नीचे जाति के व्यक्ति हैं, इसीलिए हमें कभी भी कोई ऑनर, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, किसी तरह की डिग्निटी हमें नहीं दी जाएगी और ना ही कोई हमारे लिए रेस्पेक्ट शो करेगा, सिर्फ इस रीजन से कि हम लो कास्ट को बिलोंग करते हैं। वी आर स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल डैट। उन्होंने कहा कि जितना भी रेस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी होती है, इन सब से हमें स्ट्राइप ऑफ कर दिया गया है, इन सब से हमें वंचित कर दिया गया है, सिर्फ इस रीजन से कि हम लो कास्ट को बिलोंग करते हैं। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज। लेकिन उन्होंने राइटर को समझाते हुए कहा कि अभी भी हमारे पास चांस है रेस्पेक्ट पाने का, डिग्निटी पाने का, और वो क्या है, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे और अपनी लाइफ में तुम प्रोग्रेस कर लोगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जन्म लो कास्ट में हुआ है, इसीलिए कोई हमारे लिए रेस्पेक्ट नहीं शो करता, डिग्निटी हमें नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम अभी भी अच्छे से पढ़ाई करें और अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे तो डेफिनेटली हम इन सारे इनडिग्निटीज़ को हटा पाएंगे। हमारे लिए जितने भी इंसल्ट, अपमान हमें दिए गए हैं, उन सभी अपमान को, इनडिग्निटीज़ को हम हटा पाएंगे। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो उन्होंने राइटर को समझाते हुए कहा कि इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपने आप को ऊपर उठाने का, राइज करने का। वो क्या है, तुम बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से तुम पढ़ाई करो अपनी, और तुम अच्छे से प्रोग्रेस करो, और तुम जो लर्न कर सकती हो तुम वो सब अच्छे से लर्न करो। If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. उन्होंने समझाते हुए कहा राइटर को कि अगर तुम अपने लेसन्स में हमेशा सबसे आगे रहोगी, अगर जो भी तुम पढ़ाई कर रही हो उसमें तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तुम हमेशा सबसे आगे हो, तो ऐसे में सारे लोग, फिर चाहे वो अपर कास्ट के ही क्यों ना हो, वो सभी लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, और फिर वो तुम्हारे साथ अटैच होना चाहेंगे। यानी कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी हो, तुमने पढ़ाई अच्छी करी है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, वो तुम्हारे साथ अटैच होना चाहेंगे, तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसीलिए सिर्फ एक अपना लाइफ का सिर्फ एक मोटिव बना लो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से तुम्हें अपनी स्टडी करनी है। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो राइटर कह रही हैं कि जब उनके बड़े भाई ने सारी बातें उन्हें समझाई तो उनकी इन सारी बातों का बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। इंप्रेशन कहते हैं किसी चीज़ का असर आना, प्रभाव होना। तो राइटर कह रही हैं कि बड़े भाई के इन शब्दों के बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। एंड आई स्टडीड हार्ड विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट एज अनन हैज़ अर्ड। और उन्होंने सच में इस बात को अपने मन में बैठा लिया कि अगर मुझे इन
डिग्निटीज़ को हटाना है, अगर मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा-सा रिस्पेक्ट, थोड़ी-सी डिग्निटी पानी है, तो सच में मुझे बहुत मेहनत करनी है, सच में मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। और ये सच में उनकी लाइफ का मोटिव बन गया था। इसीलिए उन्होंने फिर बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, यानी पूरी जी जान लगा के उन्होंने पढ़ाई करी, जैसा कि उनके बड़े भाई ने उनको बताया था। फ्रेंड जी कहते हैं कि वो उनका जो गुस्सा था, पहले वो जो गुस्सा थी अब इस कास्ट सिस्टम के लिए, तो उनके बड़े भाई ने समझाया कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने इस गुस्से का तुम यूज़ करो अपनी मेहनत करने में, अपनी पढ़ाई करने में। तो राइटर ने फिर बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उन्होंने शो किया। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? अपनी क्लास में राइटर फाइनली फर्स्ट आती हैं, सबसे आगे आती हैं। एंड बिकॉज ऑफ डैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और सिर्फ इस रीज़न से फिर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। यानी कि राइटर को ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे अपनी लाइफ में राइज करना है, मैं इस चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकती कि मैं लो कास्ट में मेरा बर्थ हुआ है, तो मैं अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकती। लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को चेंज कर लिया, अगर मैंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर लिया, मेहनत कर ली, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो डेफिनेटली मैं राइज कर सकती हूँ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकती हूँ, और जो डिग्निटी, जो रेस्पेक्ट मुझे चाहिए, वो मैं एक्चुअल में अर्न कर सकती हूँ। ये राइटर को समझ में आ गया था। तो बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। जो दोनों राइटर्स के एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने क्या बातें हमारे साथ शेयर की हैं, आपको उनका अच्छे से उनका मतलब समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।